लास्ट लेक्चर में वी कंप्लीटेड वर्क पावर एनर्जी। आज हम लोग सर्कुलर मोशन पे थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे और मैं एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ाऊंगा जो आपने पढ़ के रखा हुआ है, वो सब नहीं बताऊंगा दोबारा। अच्छा, बिफोर आई गो देयर, पावर थोड़ा डिस्कस करना रह गया था। व्हाट इज पावर? बिफोर आई गो देयर, पावर के बारे में थोड़ा बात करते हैं। पावर क्या होता है? Rate of doing work. करेक्ट। तो पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब किस रेट से आप वर्क करते हो, दैट इज कॉल्ड पावर। मुझे एक बात बताओ बेटा, मैं अगर 20 जूल वर्क कर रहा हूँ, ये वर्क का यूनिट जूल होता है, सो मैं एक 20 जूल वर्क कर रहा हूँ 2 सेकेंड में, और वही 20 जूल वर्क मैं कर रहा हूँ 2 घंटे में, 2 आवर में। ये मेरा फर्स्ट कंडीशन, ये मेरा सेकेंड कंडीशन। आउट ऑफ दीज 2 कंडीशंस किस केस में पावर ज्यादा होगा? फर्स्ट। लॉजिकल बात है, मतलब आप काम कर रहे हो और कितना जल्दी आप काम कर रहे हो वो आपका पावर डिसाइड करता है। तो फर्स्ट केस में मैंने 20 जूल का वर्क किया सिर्फ 2 सेकेंड में किया है, एंड सेकेंड केस में मैं 20 जूल का वर्क कर रहा हूँ, दैट वी आर डूइंग इन 2 आवर्स। तो लॉजिकल बात है कि सेकेंड केस में द रेट एट विच वी आर डूइंग वर्क इज लेस देन द केस फर्स्ट केस से पावर सेकेंड केस में कम होगा, राइट? सिंपल सी बात, सिंपल कहानी है ये। तो यहां से मुझे क्या समझ में आ गया कि पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम। अच्छा, वर्क डन का यूनिट क्या होता है? जूल्स। टाइम का यूनिट क्या हो जाएगा? सेकेंड। तो फ्रॉम हियर पावर का यूनिट क्या होगा? जूल पर सेकेंड, राइट? नाउ 1 जूल पर सेकेंड इज नथिंग बट दैट इज इक्वल टू 1 वाट। इसको एक वाट भी बोलते हैं हम लोग। और 1 किलोवाट आवर, 1 kWh इज नथिंग बट दैट इज इक्वल टू 1 यूनिट। जो आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आता है ना, वो इसमें ही आता है, यूनिट में। So 1 joule per second is nothing but that is equal to 1 watt, and 1 kilowatt hour is nothing but that is equal to 1 unit. ठीक है? So power is nothing but that is defined as rate of doing work. मैं किस रेट से काम कर रहा हूँ। रेट वर्ड का मतलब होता है with respect to time. कभी बताया होगा मैंने आपको कि there are 3 common words in physics, एक रेट, एक ग्रेडियंट और एक स्पेसिफिक। रेट का मतलब हो गया कि मैं क्वांटिटी को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कंपेयर कर रहा हूँ, है ना? रेट सिंपली मीन्स दैट वी आर कंपेयरिंग क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और अगर ग्रेडियंट वर्ड है तो उसका क्या मतलब होता है कि वी आर कंपेयरिंग क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू लेंथ। और अगर स्पेसिफिक वर्ड है सो इंप्लाइज कि वी आर कंपेयरिंग क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू मास। ये 3 बहुत कॉमन वर्ड है, रेट, ग्रेडियंट एंड स्पेसिफिक। अच्छा, मुझे ये बता बेटा, ये जो पावर है इज इट अ स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर क्वांटिटी? स्केलर। स्केलर, करेक्ट। स्केलर। हाँ, तो ये क्वांटिटी होगा, पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके फाइन। डायमेंशन बता दो इसको, डायमेंशन बता दो, डायमेंशन ऑफ पावर। बोलो कोई। ठीक, पावर होता है 3t m1l3t minus 2 m1l3t minus 2। ओके फाइन। प्रणिका का आंसर है m1l2t minus 2। फाइन। पावर इज वर्क डन बाय टाइम, एंड वी नो फ्रॉम हियर बेटा कि वर्क डन, ओके स्मृति, वर्क डन के लिए क्या होता है? m1l2t minus 2 इज वर्क डन। नीचे आ गया टाइम, तो यहाँ से जब पावर का डायमेंशन लिखोगे कितना आ जाएगा? m1l2t minus 3। एक्सीलेंट। So this is the dimension of power. Good. स्मृति का सही है, Kaustuv also got right. Good. So power is what? Work done by time, और work done का dimension आपको पता है m1l2t minus 2, और नीचे हो गया time. So this will go up.
So the dimension of power becomes m1 L2 t minus 3. This is the dimension of power. Agreed, everyone? So power के बारे में इतना बेसिक इंफॉर्मेशन हमें क्लियर होना चाहिए. अब देखो, पावर को आप डिस्कस करोगे ना बेटा, पावर दो टाइप का होता है, मतलब दो तरीके से हम पावर को पढ़ते हैं. एक जो होता है दैट इज कॉल्ड एवरेज पावर, और दूसरा होता है दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस पावर. इंस्टेंटेनियस पावर जैसे हमने वेलोसिटी के लिए पढ़ा था ना, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. एग्जैक्टली सेम वे में पावर को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दो तरीके से पढ़ते हैं एक्चुअली. द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एवरेज पावर एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस पावर. मुझे एक बात बताओ बेटा, इंस्टेंटेनियस पावर के लिए डेल्टा टी हम छोटा लेंगे या बड़ा लेंगे? छोटा. छोटा. सो अगर आप यहां से लिखोगे, सो एवरेज पावर इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा डब्ल्यू बाय डेल्टा टी. ये होगा ना टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम, जैसे उधर करते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम इज माय एवरेज वेलोसिटी. एग्जैक्टली सेम वे में एवरेज पावर क्या होगा, टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम विल बी माय एवरेज पावर. बराबर. और अगर मैं इसको लिखूं, so this can be written as average power delta f vector dot s vector over delta t. लिख सकते हैं क्या? ऐसा सिंपल है, कुछ खास है नहीं इसमें, समझने जैसा है. कैन बी राइट दिस? Yes, sir. एग्जैक्टली सेम मैनर में मैं थोड़ा फास्ट बताऊंगा क्योंकि ये सब तुमने पढ़ के रखा हुआ है. सो जस्ट आई विल रिकॉल दैट. एक बार रिकॉल करेंगे और एक ही क्वेश्चन कराऊंगा इस पे, ज्यादा करके फायदा नहीं, रिपीट होता है एक्चुअली. नाउ इंस्टेंटेनियस पावर में अगर आप बात करोगे तो मुझे लॉजिकली क्लियर है कि इंस्टेंटेनियस पावर के लिए टाइम इंटरवल हम छोटा लेते हैं. सो इंस्टेंटेनियस पावर के लिए अगर आप देखोगे, इंस्टेंटेनियस पावर के लिए क्या होगा, डेल्टा टी टेंड्स टू 0. सो पावर इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वर्क डन बाय डेल्टा टी. ये होगा, और दिस कैन बी रिटन एज d इंटू वर्क डन बाय dt. लिख सकते हैं क्योंकि जब आपका इंटरवल छोटा होता है तो डेल्टा कन्वर्ट्स इनटू d. सो पावर इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा w by delta t and that is equal to dw by dt. Can we write this? Yes, sir. Okay. Now अगर आप इंस्टेंटेनियस पावर के लिए और चर्चा करोगे, सो d इसको लिख सकते हैं हम f वेक्टर डॉट s वेक्टर, f वेक्टर डॉट s वेक्टर ओवर dt. और अगर इसको आप लिखोगे तो क्या आएगा, t इंटू f इंटू s इंटू कॉस थीटा ओवर dt, f इंटू s इंटू कॉस थीटा ओवर dt. अब देखो, मान लो ये फोर्स और ये थीटा कांस्टेंट है, इफ फोर्स एंड थीटा इज कांस्टेंट, तो जो आपका इंस्टेंटेनियस पावर कितना हो जाएगा, f इंटू कॉस थीटा वी हैव टेकन आउट into what, ds by dt. ध्यान रखना जो अभी मैं फॉर्मूला निकाल रहा हूं, दिस फॉर्मूला इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन फोर्स इज कांस्टेंट. अगर फोर्स वेरिएबल होगा उस केस में हम ये फॉर्मूला यूज नहीं कर पाएंगे. इज इट क्लियर? नाउ अगर मैं इसको इधर लेकर आ जाऊं, अच्छा ये डिस्प्लेसमेंट को अगर आप टाइम के साथ डिफरेंशिएट करोगे, व्हाट विल गेट, वेलोसिटी. और क्या मिला आपको, इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी इनटू कॉस थीटा. एंड इफ यू वांट वी कैन राइट दिस एज f वेक्टर डॉट v वेक्टर. दिस इज द फार्मूला फॉर इंस्टेंटेनियस पावर, है ना. ये इंस्टेंटेनियस पावर का फार्मूला, लेकिन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि दिस फार्मूला विल बी एप्लीकेबल ओनली व्हेन द फोर्स इज कांस्टेंट. जे एडवांस में इस पे खेल सकता है, वो फोर्स वेरिएबल दे देगा और आपसे इंस्टेंटेनियस पावर पूछेगा, तो आप ये फॉर्मूला वहां यूज नहीं कर सकते. देन यू विल हैव टू डिफरेंशिएट बाय u into v रूल.
Is it clear? Yes, sir. Okay. So we'll do a question. A particle, क्वेश्चन लिखिए, इजी बनाता हूं. A particle initially at rest, a particle of mass m, ऐसे लिखते हैं. So a particle of mass m kg initially at rest is acted upon by a constant force of F Newton. तो आपसे पूछा है फाइंड नंबर 1 एवरेज पावर, नंबर 2 इंस्टेंटेनियस पावर इन t seconds. करो, एक ही कराऊंगा बस, 1 क्वेश्चन इज मोर देन इनफ. सो एक पार्टिकल है, मास दिया हुआ है एंड इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट. तो आपको एवरेज पावर बताना और इंस्टेंटेनियस पावर बताना है इन t seconds. Okay, power average is force. Okay, f square t by m. लनिका का आंसर है. ठीक, चलो पहले एवरेज पावर करते हैं. So I'll calculate this. So what is written after x upon acted upon by a constant force of F Newton. देखिए, सबसे पहले कैलकुलेट व्हाट, एवरेज पावर कैलकुलेट करेंगे. सो एवरेज पावर को अगर आप देखोगे, सो एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या है, टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम, है ना. वर्क डन कैसे निकालोगे, तो आप यहाँ से देखो, फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं. सो हाउ विल गेट डिस्प्लेसमेंट, S is equal to ut plus 1/2 at square. So S कितना हो गया, ये 0 plus half into acceleration will be equal to F by m into what, t square. ये फोर्स F लगा रहा है और मास m kg दिया हुआ, तो इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा F by m. So अगर आप यहाँ प्लेस कर लोगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, Ft square by 2m. This is my displacement. So we are calculating average power. So average power कितना हो जाएगा बेटा, Ft square by 2m into t, नीचे भी एक टाइम आएगा, this will get cancelled. So implies that my average power will be equal to Ft by 2m. ये मेरा एक आंसर आ गया. The second one we are required to calculate instantaneous, हाँ ठीक, instantaneous power B पार्ट में. इंस्टेंटेनियस पावर, तो उस केस में आप क्या निकालते हो, F वेक्टर डॉट V वेक्टर.
सो फोर्स और वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाएगा इस केस में। सो पावर विल बी इक्वल टू एफ बी इंटू कॉस थीटा, थीटा इज 0 हियर, और वेलोसिटी हो जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, से निकाल लो वेलोसिटी, है ना। सो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी से इनिशियल वेलोसिटी इज 0, f by m into t, so therefore velocity I am having is ft by m, it will be f square actually, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट था ना, इनटू फोर्स करना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर आप इंस्टेंटेनियस पावर निकालोगे कितना आ जाएगा, f इंटू एफ टी बाई एम, सो इम्प्लाइज की जो मेरा इंस्टेंटेनियस पावर आएगा दैट विल बी इक्वल टू एफ स्क्वायर टी बाई एम। हाँ हाँ एफ स्क्वायर है बराबर, हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट। इज इट फाइन विथ एवरीवन? सबको क्लियर है कॉन्सेप्ट, समझ में आ गया? एवरेज पावर कैसे निकालें? ओके, एक्चुअली क्या होता है ना, जब पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट होगा और कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, उस केस में देखो कि एवरेज पावर इंस्टेंटेनियस पावर का हाफ होता है। रटना नहीं है फॉर्मूला, दिस इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन कि पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है और उस पार्टिकल पे कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, तो उस कंडीशन में हमें क्या मिला यहाँ से कि जो मेरा एवरेज पावर होगा दैट विल बी हाफ ऑफ द इंस्टेंटेनियस पावर, वो इंस्टेंटेनियस पावर का हाफ होता है। दिस इज स्पेशल केस है, ऐसा फॉर्मूला याद करके नहीं करेंगे हम लोग। सर हाउ वी नो दैट द वेलोसिटी एंड फोर्स इज इन सेम डायरेक्शन? सो हम, आप समझिए, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट बेटा, तो अगर पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है और जिधर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, तो पार्टिकल लॉजिकल बात उसी डायरेक्शन में जाएगा जहां फोर्स लगा रहा हूँ। अगर पार्टिकल पहले से चलता रहा होगा तो वो लग हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल, लेकिन पार्टिकल पहले रुका हुआ था और मैंने इसको धक्का लगाना चालू किया, मैंने फोर्स लगाया, तो लॉजिकल बात है कि जिस डायरेक्शन में मैं फोर्स लगाऊंगा पार्टिकल उसी डायरेक्शन में जाएगा, बराबर है क्या सोहम? Yes. और हाँ, और पार्टिकल जिधर जाएगा वेलोसिटी का डायरेक्शन उधर ही होगा। Yes, sir. Perfect. हाँ, so therefore the angle here will be 0 degree. Is it clear everyone? सबको क्लियर? ओके फाइन, गुड। सो गुड कॉन्सेप्ट, एक ही कराऊंगा सवालों को, इस पे अगला कराऊंगा तो रिपीटेड ही होगा, तो डाटा चेंज कर दूंगा मैं। कॉन्सेप्ट विल बी दिस ओनली, एवरेज पावर इज टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम, इंस्टेंटेनियस पावर इज एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर। एंड ध्यान रखना, एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला हम तभी यूज कर पाएंगे जब पार्टिकल पे कांस्टेंट फोर्स लगेगा। अगर फोर्स वेरिएबल होगा उस कंडीशन में हम ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। डू आई मेक सेंस एवरीवन? Yes, sir. Okay, fine. Now we'll come to circular motion. वर्क एक असाइनमेंट दिया मैंने वर्क पावर एनर्जी पे, एक और आज पोस्ट करूंगा, सर्कुलर मोशन। व्हाट डज इट मीन? मतलब हाँ बोलो ना सर। फोर्स वेरिएबल होगा तो कौन सा फॉर्मूला यूज करें? फोर्स वेरिएबल होगा तो आपको यू इंटू, पता है तो यू इंटू वी रूल के साथ डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। यू को बाहर निकाला, वी को डिफरेंशिएट किया, प्लस वी को बाहर निकाला, यू को डिफरेंशिएट किया। ओके सर। हाँ, सर्कुलर मोशन क्या होता है? सर्कुलर मोशन Motion along the circumference of the circle. मोशन अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। ओके, देखो पार्टिकल का जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, पार्टिकल का जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, अच्छा लास्ट स्लाइड देती, देखो ओके, समझना ये बात, पार्टिकल का जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, अगर फोर्स उसी डायरेक्शन में लग जाए या इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लग जाए, आइदर ऑफ द टू, सो द पार्टिकल का जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, अगर फोर्स उसी डायरेक्शन में लगे और उसके ऑपोजिट लगे, तो इस कंडीशन में जो पार्टिकल का मूवमेंट होता है वो रेक्टिलिनियर या स्ट्रेट लाइन मूवमेंट होता है ना। मतलब इस केस में जो पार्टिकल जाएगा वो स्ट्रेट लाइन में जाएगा,
मतलब कि पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है अगर वो वेलोसिटी के फेवर में हो या वेलोसिटी के अगेंस्ट हो, इस केस में जो पार्टिकल का मोशन होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। अगर पार्टिकल पे का जो वेलोसिटी है और इस वेलोसिटी के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हर पॉइंट पे, ऐसा नहीं कि थोड़ी देर के लगने के बाद छोड़ दे, अगर जो फोर्स लग रहा है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है एट एवरी पॉइंट, तो इस कंडीशन में जो पार्टिकल का मूवमेंट होता है दैट इज सर्कुलर मोशन। सो हियर इट इज सर्कुलर मोशन। तो पहला पॉइंट, इफ द वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में लग रहा है एंड द फोर्स इज इन फेवर ऑफ वेलोसिटी और अगेंस्ट द वेलोसिटी, in that case the motion of particle will be a straight line motion. Whereas if the force applied is perpendicular to the velocity at every point, then in this case the particle motion will be circular motion. Third point है कि अगर मेरा velocity ऐसा है और जो force लग रहा है वो velocity के साथ एक particular angle पे लग रहा है, whether it is acute angle or obtuse angle, no problem. इस कंडीशन में जो पार्टिकल का मोशन होता है दैट इज माय प्रोजेक्टाइल मोशन। पहले समझ में आना चाहिए कहानी। अगर फोर्स वेलोसिटी के फेवर में या उसके अगेंस्ट लगे तो पार्टिकल का जो मोशन होगा वो स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर जो फोर्स लग रहा है एंड दैट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, इस कंडीशन में जो पार्टिकल का मोशन होगा दैट विल बी अ सर्कुलर मोशन। और थर्ड केस में जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है अगर इसके साथ जो फोर्स लग रहा है either it is making acute angle or it is making obtuse angle, in this case the motion of particle will be projectile. Am I making sense everyone? Yes. Okay, पहला तो ये मुझे क्लैरिटी होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, मैं शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि डिटेल आप लोग पहले पढ़ चुके हो, so I'll not go into that, और इसका रेडियस r है मान लो, और ये पार्टिकल सर्कुलर पाथ में सर्कुलर मोशन में चल रहा है, इट इज मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन। तो मैंने बताया अभी कि सर्कुलर मोशन में चलने के लिए एक फोर्स लगना चाहिए जो वेलोसिटी के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हो ऑलवेज। तो अगर मेरा पार्टिकल का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, इफ इट इज लाइक दिस, तो एक फोर्स लगना चाहिए जो वेलोसिटी के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हो। तो इधर की तरफ एक फोर्स लगेगा, लगना चाहिए। अगर मुझे बताओ, अगर वेलोसिटी के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर में फोर्स नहीं लगेगा तो क्या वो मोशन कभी सर्कुलर मोशन हो सकता है क्या? नो सर। नहीं हो सकता, राइट? बिल्कुल सही। सो अगर पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में जाना है मतलब देयर शुड बी अ फोर्स व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ये जो फोर्स होता है जो वेलोसिटी के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर लग रहा है, दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक, इस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। अब सेंट्रीपिटल फोर्स एक्चुअली कोई फोर्स है ही नहीं नेचर में, कोई ना कोई फोर्स होगा जो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। जैसे कभी टेंशन काम करेगा, कभी नॉर्मल रिएक्शन काम करेगा, कभी फ्रिक्शन काम करेगा, एन नंबर ऑफ फोर्सेस कैन बी देयर। कभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन काम करेगा, कभी ग्रेविटेशनल फोर्स काम में करेगा, राइट? तो अगर फोर्स मेरे वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो पार्टिकल का जो पाथ होगा वो सर्कुलर होगा, पहली बात। और फोर्स जो सेंटर की तरफ लग रहा है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। एक्चुअली नेचर में कोई सेंट्रीपिटल फोर्स है ही नहीं, देयर इज नो फोर्स एज सच ऑफ कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन कोई ना कोई फोर्स है जो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है, कोई ना कोई फोर्स है जो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। जैसे मैंने बताया नॉर्मल रिएक्शन करेगा, कभी कभी टेंशन करेगा, कभी फ्रिक्शन करेगा, कभी नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट करेगा एंड सो ऑन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? यस सर। यस सर। अब कहानी क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं सेंट्रीपिटल वगैरह के बारे में, एकदम क्लियर करो ये कहानी। अच्छा, मान लो कि मैं ऑब्जर्वर बन के और ये सर्कुलर मोशन पे ही बैठ जाऊं। अगर मैं ऑब्जर्वर बन के सर्कुलर मोशन पे ही बैठ जाऊं तो मैं इनर्शियल फ्रेम में हूं कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में हूं?
नॉन नॉन इनर्शियल। इनर्शियल। वेरी गुड। तो अगर मैं ऑब्जर्वर बन के उसी फ्रेम पे बैठ जाऊं मतलब मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में हूं। अगर मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम पे हूं तो क्या मैं डायरेक्टली न्यूटन्स का लॉ लगा सकता हूं, सेकंड लॉ? No, sir. अगर मैं डायरेक्टली न्यूटन का सेकंड लॉ नहीं लगा सकता हूं तो मुझे लगाने के लिए एक फॉल्स फोर्स यानी स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी वी कैन अप्लाई, राइट? तो क्या अगर सेंट्रीफ्यूगल तो इस पे एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा क्या, बाहर की तरफ, क्योंकि एक्सेलरेशन अंदर की तरफ था तो स्यूडो फोर्स बाहर की तरफ लगेगा ना। एंड दिस स्यूडो फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दिस स्यूडो फोर्स इज कॉल्ड व्हाट? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ध्यान रखना, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर सेंट्रीफ्यूगल क्या है, सेंट्रीपिटल क्या है। मैं तुमसे ही पूछूंगा, अगर कोई ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा है तो क्या उस ऑब्जर्वर के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है क्या कि सेंट्रीपिटल लग रहा है? Centripetal. सेंट्रीपिटल, बराबर। क्योंकि ऑब्जर्वर अगर अर्थ पे खड़ा है तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम पे नहीं हो तो इनर्शियल फ्रेम पे है, और अगर इनर्शियल फ्रेम पे है तो स्यूडो फोर्स काहे को लगेगा, बराबर। सो अगर कोई ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल फ्रेम सृष्टि इसलिए बेटा क्योंकि ये जो पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन में जा रहा है वो एक्सेलरेटेड मोशन में है, क्योंकि फोर्स लग रहा है सेंटर की तरफ और वेलोसिटी हर पॉइंट पे अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो लॉजिकल बात है कि वो एक्सेलरेटेड मोशन में है, और अगर एक्सेलरेटेड मोशन में फ्रेम हो ऑफ ऑब्जर्वर तो एक स्यूडो फोर्स लगाना पड़ता है पार्टिकल के ऊपर। सृष्टि समझ में आया ये बात? ये जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन में कर रहा है बेटा, ये सर्कुलर मोशन में मतलब ये एक्सेलरेटेड मोशन में है, क्योंकि वेलोसिटी हर पॉइंट पे अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, और अगर वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज कर रहा है मतलब इट इज इन एक्सेलरेटेड मोशन, और अगर वो एक्सेलरेटेड मोशन में है तो न्यूटन्स का लॉ डायरेक्टली नहीं लगा सकता, उसके लिए उसको स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। इज इट फाइन? ओके, अब कहानी समझो। ऑब्जर्वर अगर ग्राउंड पे खड़ा है तो क्या उस ऑब्जर्वर के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा क्या? नहीं सर. नहीं लगेगा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किस ऑब्जर्वर के अबाउट लगेगा? जो ऑब्जर्वर उसी सर्कुलर मोशन में बैठा हुआ है, तो उसके रिस्पेक्ट में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लग जाएगा। एग्रीड? ओके, क्लियर यहां तक पॉइंट सभी को? Yes sir. नाउ जैसे हम लोग लीनियर में सर्कुलर को पढ़ते हैं ना, मैं शॉर्ट में बताता हूँ। इधर मैं लीनियर लिखता हूँ, यहाँ पे मेरा सर्कुलर हो गया। लीनियर में जैसे मेरा डिस्प्लेसमेंट s होता है वैसे यहाँ पे मेरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी v होता है वैसे यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो जाएगा। दिस इज लीनियर वेलोसिटी, दिस इज माय एंगुलर वेलोसिटी। जैसे यहाँ पे एक्सेलरेशन a होता है वैसे यहाँ पे अल्फा हो जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन। जैसे यहाँ पे लीनियर मोमेंटम होता है एग्जैक्टली सेम वे में यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा l। जैसे यहाँ पे फोर्स होता है वही काम यहाँ पे टॉर्क करेगा रोटेट करने के लिए। जो काम यहाँ पे मास करता है वही काम यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया करेगा, एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ते जा सकते हैं हम, बराबर। सो वी आर जस्ट कन्वर्टिंग लीनियर मोशन इनटू सर्कुलर मोशन। मैंने लीनियर मोशन को सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट कर दिया, राइट। हमने काइनेमेटिक्स का इक्वेशन पढ़ा था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूं सर्कुलर में तो क्या लिख सकते हैं हम? ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी। लीनियर एक्सेलरेशन विल बी कन्वर्टेड इनटू एंगुलर, इनिशियल वेलोसिटी इज इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इज फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। लिख सकते हैं क्या ऐसे? कैन वी राइट दिस यस या नो? यस सर। अब मुझे बताओ खुद से लॉजिक लगा के, उसमें रॉकेट साइंस कुछ भी नहीं है, ये फॉर्मूला हम कब लगा पाएंगे? व्हेन वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला? Alpha constant. एक्सीलेंट, व्हेन अल्फा विल बी कांस्टेंट। अगर अल्फा वेरिएबल होगा तो क्या करना पड़ेगा? Either you have to go with differentiation or integration। अब मुझे बताओ कि जो मैंने काइनेमेटिक्स में हम लोगों ने काम किया था पहले, या आपने पहले भी करके रखा होगा, क्या वो सारे क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे सर्कुलर में करा सकता हूँ? मुझे करना क्या पड़ेगा? वहां पे लीनियर एक्सेलरेशन था, यहाँ पे एंगुलर देना पड़ेगा। वहां लीनियर वेलोसिटी था, यहाँ एंगुलर देना पड़ेगा। सेम क्वेश्चन कैन बी कन्वर्टेड हियर एग्जैक्टली सेम मैनर में। हमने पढ़ा था v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as।
तो कैन आई राइट दिस एज ओमेगा फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू थीटा। सेम यहाँ ये भी तभी अप्लाई होगा जब मेरा अल्फा कांस्टेंट होगा। अगर अल्फा वेरिएबल होगा तो आप नहीं कर सकते। हमने पढ़ा था s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। अगर मैं इसको सर्कुलर में कन्वर्ट कर दूं तो कैन आई राइट दिस एज थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट t प्लस हाफ इंटू अल्फा इंटू t स्क्वायर। अगेन इन दिस केस अल्फा इज इक्वल टू कांस्टेंट। थीटा हियर इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा जो यहाँ पे है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। Agreed with this point, everyone? बराबर है क्या? Yes. ओके, तो शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं सब, हालांकि बहुत डिटेल लगता है इसमें। सिंस आपने पढ़ के रखा हुआ तो मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा। ओके, नाउ वी नो कि वेलोसिटी इज इक्वल टू ds by dt। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करूँ तो वेलोसिटी मिलेगा। तो कैन आई से कि एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू d थीटा by dt। Yes. सेम वे में मुझे पता है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv by dt होता है। तो अगर मैं इसको यहाँ कन्वर्ट कर दूं तो कैन आई से कि अल्फा इज इक्वल टू d ओमेगा by dt। अगर मैं एंगुलर वेलोसिटी को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करूं तो मुझे अल्फा मिलेगा, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन। एंड सेम वे इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ से आप वैसे लिख सकते हो दैट इंटीग्रेशन ऑफ d थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू dt। और अगर आप यहाँ से लिखना चाहो तो लिख सकते हैं हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ d ओमेगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा इंटू dt। Agreed with this, everyone? Yes, sir. Okay. अच्छा, ये जो अल्फा है एंगुलर, सॉरी, ये जो थीटा है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हाँ बोलो ना। एक मिनट पिछला स्लाइड दिखाइए। हाँ एक मिनट है सर। हाँ हाँ ठीक। ओके सर। सो ओके, ये जो थीटा है, ये जो थीटा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है? Vector. हाँ, डिस्प्लेसमेंट एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर, वेरी गुड, यही बताना था मुझे। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर होने का मतलब क्या है? Along the axis. along radius. हाँ, तो इसका ये जो वेक्टर होगा, इसका जो डायरेक्शन होगा वो प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, या तो बाहर की तरफ जाएगा या तो अंदर की तरफ जाएगा। सो एक्सियल वेक्टर में का मतलब होता है कि द वेक्टर्स हुज डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। मतलब पार्टिकल अगर यहाँ पे घूम रहा है तो एक्सियल वेक्टर या तो प्लेन के बाहर जाएगा, स्क्रीन के बाहर आएगा, या तो स्क्रीन के अंदर जाएगा। अब मान लो कोई पार्टिकल ऐसे रोटेट कर रहा है, सो पार्टिकल इज रोटेटिंग लाइक दिस, तो इस कंडीशन में एक्सियल वेक्टर किधर जाएगा? बाहर के अंदर? Outwards. अंदर। नहीं, राइट हैंड रूल लगा ना, ऐसे रोटेट कर रहा है। हम पॉइंट आउट, हाँ, एक्सियल वेक्टर का मान, करेक्ट। अब मुझे एक बात और बताइए, एक्सियल वेक्टर बाहर आ गया, मुझे समझ में आ गया, बिकॉज इट्स रोटेटिंग क्लॉकवाइज। तो अगर ये क्लॉकवाइज में घूम रहा है, सो एक्सियल वेक्टर इज कमिंग आउटवर्ड। अब एक बात और बताओ, ये पार्टिकल ने एक रोटेशन पूरा कंप्लीट किया है, तो जब पार्टिकल एक रोटेशन पूरा कंप्लीट कर रहा है तो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2 pi r. कम अगेन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2 पाई। ध्यान रखना, हाँ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इस केस में जीरो नहीं है। हाँ देखो, प्रांजल जीरो बता रहा, नहीं रॉन्ग, लीनियर डिस्प्लेसमेंट जीरो है बेटा, क्योंकि ये इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ, वापस घूम के इसी पॉइंट पे चला गया, सो लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। बट इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2 पाई। करेक्ट, इज इट क्लियर एवरीवन? तो पार्टिकल अगर एक रोटेशन कंप्लीट कर रहा है, सो इट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू 2 पाई। Is it fine?
Yes, sir. ठीक, एक क्वेश्चन बना देता हूँ, एक ही कराऊंगा, फिर थोड़ा अच्छा कंसेप्ट पे चलेंगे। मान लो एक पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हो गया, चलो, और इसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन है, मतलब ओमेगा नॉट मुझे दिया है 0 रेडियन पर सेकेंड, और इसका जो अल्फा दिया है, सो अल्फा इज, अल्फा जो दिया हुआ अल्फा इज, ले लो, मान लो दिया है 5 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपसे बोल रहा है कि फाइंड नंबर ऑफ रेवोल्यूशन रोटेशन इन 2 सेकेंड्स। बताइए 2 सेकेंड में कितनी बार घूम जाएगा, रोटेट करेगा, ये आपसे पूछा गया है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अल्फा दिया हुआ है और पूछ रहा है कि 2 सेकेंड में वो कितनी बार रोटेट करेगा। सिंपल सवाल है लेकिन कॉन्सेप्चुअल है। 5 टाइम्स। ओके, बाकी लोग भी करो, फिर मैं करता हूँ। श्रावणी आंसर इज 10। करेक्ट है बेटा, 10 इज राइट। चलो देखो, सबसे पहले आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो निकाल लो 2 सेकेंड में। कैसे निकालोगे? पीयूष का भी 5 आ रहा है। ओके, कैसे निकालोगे? S इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी 10 रोटेशन प्रांजल, करेक्ट, प्लस हाफ इंटू अल्फा इंटू टी स्क्वायर। पहले ये निकाल लेते हैं, सॉरी यहाँ पे S की जगह पे थीटा लिखना पड़ेगा ना। सो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ इंटू अल्फा इंटू टी स्क्वायर। सो थीटा कितना आ जाएगा? दिस इज 0 इंटू 2 प्लस हाफ इंटू 5 पाई इंटू व्हाट, अच्छा 2 का स्क्वायर, हाँ बराबर 5 इज राइट। सो 10 कितना हो जाएगा? ये 0 हो गया, हाफ इंटू 5 पाई इंटू व्हाट 4। सो फ्रॉम हियर द डिस्प्लेसमेंट विल बी ऑफ 10 पाई रेडियन। ये मेरा टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया 2 सेकंड में। मुझे पता है कि एक रोटेशन में 2 पाई होता है, तो मान लेता हूं मैं कि n रोटेशन कर रहा है। सो n इंटू 2 पाई विल बी इक्वल टू व्हाट, 10 पाई। ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, दिस विल गेट कैंसिल, करेक्ट, 5 सही था। सो n विल बी इक्वल टू 5 रोटेशन। 10 वाज रॉन्ग, मैं ये 2 को नहीं सोच रहा था। सो n वाज इक्वल टू 5 रोटेशन। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, सबको हो गया, सबका हो गया सॉल्व ये? ओके ठीक, कोई बात नहीं। अब चलो वर्टिकल सर्कल पे चलते हैं, फिर बैंकिंग ऑफ रोड पे आऊंगा, फिर डेथ वेल कराऊंगा। वर्टिकल सर्कल, मुझे बताओ, जब पार्टिकल वर्टिकल सर्कुलर मोशन में होता है और इसका रेडियस आप r पकड़ लो या l पकड़ लो, व्हाटएवर इसे, तो बॉटम पॉइंट पे यहाँ पे, और थ्रेड से कनेक्टेड है बेसिकली ये, सो इट इज कनेक्टेड विद थ्रेड। सो बॉटम पॉइंट पे अगर कोई थ्रेड है तो नीचे पहुंच गया है, और यहाँ पे एक थ्रेड है ऐसे। सो अगर कोई थ्रेड बॉटम पॉइंट पे है तो यहाँ का टेंशन कितना होता है सर? यहाँ पे वेलोसिटी कितना होता है कंप्लीट सर्कल लेने के लिए? नहीं पता? हाँ करेक्ट स्मृति, यहाँ का होता है √5 rg। सो यहाँ का वेलोसिटी होगा वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करने के लिए √5 rg। यहाँ पे कितना होता है बेटा? √3 RG। √3 rg। ओके, यहाँ पे कितना होता है टॉप पॉइंट पे? √RG। √r, यस करेक्ट। तो यहाँ का वेलोसिटी होगा √rg। आंसर, तो मुझे ये आपको पता होगा, तो मैं एज्यूम करके चलता हूँ और मैं इस पर और चर्चा नहीं करूंगा। एग्जैक्टली सेम वे में हम टेंशन भी निकाल सकते हैं। सो मैं ये डिस्कस नहीं करूंगा कि कहाँ से आया √5 rg, √3 rg, √rg। मैं इसके आगे बढ़ता हूँ। अगर आपको वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कराना है
तो वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कराने के लिए बॉटम पॉइंट पे वेलोसिटी √5 देना पड़ेगा, बराबर ना। अगर बॉटम पॉइंट पे वेलोसिटी √5 नहीं है तो ये वर्टिकल सर्कल कंप्लीट नहीं कर पाएगा। अब मुझे बताओ, अगर बॉटम पॉइंट पे वेलोसिटी √5 से ज्यादा हो जाए तभी क्या होगा? कंप्लीट करेगा। कंप्लीट करेगा। अगर मेरा वेलोसिटी बॉटम पॉइंट पे √5 से ज्यादा हो जाए तभी क्या रहेगा? ऑब्वियस सी बात है, तभी ये वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करेगा, करेक्ट। लेकिन जो टॉप पॉइंट पे, अगर आपने बॉटम पे √5 रखा है तो टॉप पॉइंट पे टेंशन 0 हो जाता है, बराबर। लेकिन अगर मैं बॉटम पॉइंट पे वेलोसिटी √5 से ज्यादा रखूं तो टॉप पॉइंट पे जाने के बाद टेंशन 0 होगा कि नॉन जीरो रहेगा? नॉन जीरो। ध्यान रखना ये बात। मैं 3 केस डिस्कस करूंगा। अगर √5 होगा तो क्या होगा, एंड इफ इट इज मोर देन √5 तो क्या होगा, एंड इफ इट इज लेस देन √5 तो क्या होगा। तुमने सिर्फ अभी √5 के लिए चर्चा किया रहेगा, राइट। अगर मेरा बॉटम पॉइंट पे वेलोसिटी √5 से ज्यादा है तो भी वो वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करेगा, लेकिन टॉप पॉइंट पे टेंशन 0 नहीं रहेगा, इट विल बी नॉन जीरो टेंशन एट टॉप पॉइंट। एग्रीड। अगर वेलोसिटी √5 था तो टॉप पॉइंट पे टेंशन 0 था, याद है ये कॉन्सेप्ट। लेकिन अगर बॉटम पॉइंट पे वेलोसिटी √5 से ज्यादा रहेगा, इन दैट केस टॉप पॉइंट पे जाने के बाद टेंशन विल बी नॉन जीरो, इट विल बी नॉट जीरो, जीरो नहीं रहेगा टॉप पॉइंट पे टेंशन। समझ में आ रहा है पॉइंट? ओके। अब मुझे बताइए, ये 2 सिंपल पॉइंट्स हो गया, क्वेश्चन कराऊंगा तो और क्लैरिटी आएगी। अब मुझे बताओ, अगर मैं वेलोसिटी को √5 से कम रखता हूं तो क्या होगा? It will not complete the circular motion. तो विल इट एबल टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट? क्या वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच पाएगा कि इधर ही रह जाएगा? नहीं जाएगा इस पॉइंट पर। ओके। अब 2 केसेस करते हैं, समझना अच्छे से सब लोग। मान लो ये थीटा एंगल पे वी आर गोइंग, है ना, हम थीटा एंगल पे जाते हैं इस पे। अगर आप थीटा एंगल पे जाओगे और ये हाइट आप h पकड़ लो, ये हाइट आप h ले लो, तो ये हाइट कितना हो जाएगा? विल इट बी इक्वल टू r माइनस h, और ये आपका r हो गया। दिस विल बी r माइनस h और ये आपका r हो गया, बरोबर ना? Yes, sir. Okay. Now from here, what will be cos theta? Cos theta कितना हो जाएगा? Will it be equal to r minus h by r? और अगर आप यहाँ से लिखोगे तो cos theta को हम क्या लिख सकते हैं? Cos theta को हम क्या लिख सकते हैं from here if you want? r minus 1 minus h by r लिख सकते हैं क्या cos theta को? 1 minus h by r। यस सर। अब देखना, इधर टेंशन लग रहा है, इधर mg लग रहा है, एंड इफ दिस एंगल इज थीटा, अगर ये एंगल थीटा है तो लॉजिकल बात है कि ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, एंड हियर इट इज mg। तो इधर का कंपोनेंट कितना हो जाएगा? विल इट बी इक्वल टू mg cos थीटा, और इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा? mg sin। थोड़ा टफ जाएगा, अभी समझना सब लोग अच्छे से। इधर mg cos थीटा और इधर mg sin थीटा। तो अगर मैं इस पॉइंट का इक्वेशन लिखूं, सो व्हाट वी कैन राइट कि t माइनस mg cos थीटा is equal to mv square by r। v is the velocity over here। बोलो, लिख सकते हैं? Can we write this? Yes या no? Yes, sir. Okay. So result आ गया t minus mg cos theta is equal to mv square by r। अब देखिए, अब 2 कंडीशन हो सकता है। मुझे बताओ, अगर ये ऑब्जेक्ट, ये पार्टिकल अगर इधर कहीं आके रुक जाए तो क्या ये ऑसिलेट करेगा? अगर Yes, ये sir. थोड़ा इमेजिन करने का ट्राई करना, अगर ये पार्टिकल इधर आके कहीं रुक जाए, इधर आके स्टॉप हो गया, तो क्या ये ऑसिलेट करेगा? विल इट ऑसिलेट? और अगर ये पार्टिकल यहाँ पे आके कहीं रुक जाए, मतलब इधर से क्रॉस करके यहाँ आके रुक जाए, तभी क्या होगा? ओके प्रांजल, व्हाट आई एम सेइंग इज कि इफ द पार्टिकल इज मूविंग हियर और यहाँ पे आप पार्टिकल आके रुक गया, तो बाद में फिर और नीचे आएगा और इस वे में ये पार्टिकल ऑसिलेट करेगा।
बराबर। लेकिन अगर पार्टिकल यहाँ पे आके कहीं रुक गया, इधर के आके रुक गया, तो क्या ये सर्कल को तोड़ के प्रोजेक्टाइल मोशन में चला जाएगा? हाँ या ना? ओके, नाउ मान लो, अब समझना, अगर मैं टेंशन 0 कर दूं, अगर मैंने टेंशन को 0 पकड़ लिया, एज्यूम करके देखते हैं टेंशन कहाँ पे 0 होता है, तो अगर आप टेंशन को 0 पकड़ लोगे तो क्या रिजल्ट आपको आएगा? mg इंटू कॉस थीटा माइनस में इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर। ओहो वैष्णवी, ये देखो सेंटर की तरफ ऊपर क्या लग रहा है बेटा? सेंटर की तरफ ऊपर में t लग रहा है और नीचे क्या लग रहा है? mg cos थीटा। तो t माइनस mg cos थीटा इस सेंट्रीपिटल फोर्स देगा ना, mv स्क्वायर बाय आर के बराबर। देखो ना, इधर पे ये थ्रेड था, तो यहाँ इस पॉइंट पे सेंटर, इधर टेंशन लग रहा है और नीचे mg cos थीटा लग रहा है, तो नेट फोर्स सेंटर की तरफ कितना लग रहा है? t माइनस mg cos थीटा, एंड दैट इज गिविंग अ सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, remaining student, is it clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes, sir. समझना ये बात ध्यान से बेटा, अच्छे से लॉजिक लगा के समझो। नाउ दिस m and m will get cancel, तो यहाँ से कितना मिलेगा आपको कि cos थीटा इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर बाय आर जी। cos थीटा इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर बाय आर जी। नाउ व्हाट वी कैन राइट cos थीटा, तो हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस h बाय आर is equal to minus v square by rg. Can we write this? Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए, so we can write from here कि h by r minus 1 is equal to what? v square by rg. अच्छे से एनालाइज करो क्या लिख रहे हैं हम। Yes, sir. समझ में आ गया ये पॉइंट यहाँ तक? Yes, sir. ओके, अभी इसको ऊपर लेकर जाओ। सो ये जो इसको इधर शिफ्ट कर दो, देखो h बाय r का वैल्यू कितना आ रहा है? h माइनस आर, सो h बाय r 1 प्लस v स्क्वायर बाय आर जी। 1 को इधर शिफ्ट कर दिया, आएगा ये रिजल्ट? Yes, sir. ओके, वंस वी आर हैविंग दिस, इसको अच्छे से समझेंगे हम लोग पॉइंट। वंस वी आर हैविंग दिस, तो यहाँ से h का वैल्यू कितना हो जाए? h बाय r इज इक्वल टू आर जी प्लस वी स्क्वायर बाय आर जी। दिस r एंड r विल गेट कैंसिल, तो यहाँ से h का वैल्यू क्या आ गया? आर जी प्लस वी स्क्वायर बाय जी। Yes. Yes, sir. पक्का क्लियर है? Yes, sir. ओके, सब लोग पहले अच्छे से एक बार सोच के देखिए। सो व्हाट वी आर गेटिंग इज आर जी प्लस वी स्क्वायर बाय जी। कौस्तुभ, आई एम कमिंग देयर, मैं आता हूँ h इज ग्रेटर देन r की क्या कहानी है ना, मैं वहां पे आता हूँ। पहले एक बार ये समझो अच्छे से। इज इट फाइन? Yes, sir. ओके, h ये रहा बेटा, दिस इज h, ये हाइट ऊपर जा रही है h। समझ में आ गया तो मजा आ जाएगा। समझाया तक पॉइंट? ओके, नाउ यू सी, मान लो ये बॉटम पॉइंट का वेलोसिटी u है, यहाँ का वेलोसिटी u है, और यहाँ पे मुझे पहुंचना था, और यहाँ का वेलोसिटी मैंने v लिखा था। सो कैन आई से कि v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। u इज द वेलोसिटी ओवर हियर, u यहाँ का वेलोसिटी लिख रहे हैं, तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh? कैन वी से दिस? Yes. Yes. u आपका वर्टिकल डायरेक्शन का वेलोसिटी है, टेंजेंट की तरफ नहीं, तो ये v स्क्वायर को आप यहाँ रिप्लेस कर दो, कितना आ जाएगा? h इज इक्वल टू आर जी प्लस u स्क्वायर माइनस 2gh बाय g। नाउ सॉल्विंग दिस फर्दर, देखो क्या रिलेशन आया, h इज इक्वल टू आर जी प्लस u स्क्वायर माइनस 2gh बाय g। इसको इधर शिफ्ट कर दो, सो gh
is equal to rg plus u square minus 2gh. Which one बेटा? वैष्णवी क्या एक्सप्लेन करूं? देखो मैंने क्या बोला, यहाँ का बॉटम पॉइंट का वेलोसिटी u वी हैव अज्यूम और यहाँ का वेलोसिटी v था आपका, तो मैंने क्या किया, v एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ग्रेविटी, सो कैन वी से कि v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh, क्योंकि एक्सेलरेशन ऑपोजिट में लग रहा है, राइट? तो ये v स्क्वायर की जगह पे मैंने वो टर्म यहाँ प्लेस कर दिया। अभी देखिए ये कैलकुलेशन करने के बाद क्या आएगा, नाउ व्हाट विल बी गेटिंग, 3gh इज इक्वल टू rg प्लस u स्क्वायर, तो यहाँ से h का वैल्यू कितना आ गया, rg प्लस u स्क्वायर बाई 3g। लेट मी टेक दिस हाइट एज h1। h1 हाइट कौन सा हाइट है, व्हाट विच हाइट इज h1? h1 कौन सा हाइट है, वो हाइट है ना जहां पे टेंशन जीरो हो रहा है, Yes. राइट? सो h1 इज व्हाट, height where tension becomes zero। ये निकाल लिया मैंने, h1 वो हाइट है जहां पे टेंशन जीरो हो रहा है। बोलो मुझे ये क्लैरिटी आई? इज इट क्लियर? हाँ या ना? Yes, sir. ओके, नाउ वन मोर थिंग, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये मुझे पता है। मैं वो हाइट निकालना चाहता हूं जहां पे मेरा फाइनल वेलोसिटी जीरो होगा, तो क्या आ जाएगा, जीरो का स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2g इंटू h2। तो यहां से रिजल्ट अगर आप सॉल्व करोगे तो h2 कितना आ गया, इज इट इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g। बराबर। अब ये h2 क्या है, हाइट वेयर Final velocity is 0. हाँ वेलोसिटी बिकम्स जीरो, करेक्ट। ये पहले तो ये यहां तक मुझे बताओ समझ में आया कि नहीं? आपने जो वर्टिकल सर्कल पढ़ा होगा मैं उसको थोड़ा 2 स्टेप और आगे लेके जा रहा हूँ। तुमने रूट 5rg, रूट 3rg, रूट rg ये सब टेंशन वगैरह सब कुछ निकाला होगा पर्टिकुलर एंगल पे, मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ। तो मुझे बताओ यहाँ से वर्टिकल सर्कल में आपको ये क्लैरिटी आई कि h1 जो है rg प्लस u स्क्वायर बाई 3g इज दैट हाइट वेयर टेंशन बिकम जीरो, और h2 इज u स्क्वायर बाई 2g इज दैट हाइट वेयर फाइनल वेलोसिटी बिकम जीरो। मुझे बताओ इज दिस 2 पॉइंट वेरी वेरी क्लियर? Yes. Yes, sir. अब कंसेप्ट अगर मैं ऑसिलेशन के लिए सोचूंगा, ऑसिलेशन, अगर तुम ऑसिलेशन के लिए सोच रहे हो मतलब वो HHM करेगा वर्टिकल सर्कल में, सो अगर आप ऑसिलेशन के लिए सोचोगे तो मुझे एक बात का तो क्लैरिटी है कि ऑसिलेशन तभी करेगा जब ये ऑब्जेक्ट इधर कहीं आके छूटेगा, ऐसे छोड़ेंगे तभी ऑसिलेट करेगा ना ये ऑब्जेक्ट, राइट? तो जब ऑसिलेशन करेगा बेटा तो उस केस में थ्रेड में टेंशन जीरो होगा कि नॉन जीरो होगा? नॉन जीरो। अगर ऑसिलेशन के लिए अगर आप बात करोगे सो फॉर ऑसिलेशन जो टेंशन होगा वो तो जीरो नहीं होगा, मतलब वेलोसिटी जीरो हो गया। हाँ करेक्ट, वेलोसिटी जीरो हो रहा है। इसका मतलब अगर मैं ऑसिलेशन करूंगा तो पहले क्या जीरो होना चाहिए, वेलोसिटी जीरो होना चाहिए कि टेंशन जीरो होना चाहिए? हाँ इसका मतलब जो वेलोसिटी का हाइट था h2 और ये मेरा टेंशन जीरो होने का हाइट है, तो अगर मैं ऑसिलेशन के लिए बात करूंगा सो कैन आई से कि h2 शुड बी लेस देन h1, मतलब वेलोसिटी पहले जीरो हो जाए टेंशन बाद में जाके जीरो हो। थिंक ऑन इट व्हाट आई एम सेइंग, कैन वी से दिस? हाँ या ना? Yes. ओके, सो इफ वी आर टॉकिंग फॉर ऑसिलेशन, अगर हम ऑसिलेशन के बारे में बात कर रहे तो जो वेलोसिटी को जीरो होने का हाइट है h2 वो पहले हो जाना चाहिए, टेंशन बाद में जाके जीरो होगा। सो इसके लिए h2 का वैल्यू आपको पता है कितना, u स्क्वायर बाई 2g शुड बी लेस देन rg प्लस u स्क्वायर बाई 3g। सो अगर आप इसको सॉल्व करोगे g एलिमिनेट हो जाएगा दोनों साइड से, एंड इफ यू मल्टीप्लाई बाई 3 तो ये कितना हो जाएगा, 3u स्क्वायर इज लेस देन rg प्लस 2u स्क्वायर।
बराबर है क्या? इनइक्वालिटी सॉल्व करने आता है ना, दोनों साइड जी से मल्टीप्लाई किया तो ये जी कैंसिल हो जाएगा, बाद में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2rg प्लस 2u स्क्वायर, और बाद में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3u स्क्वायर। ओके, नाउ इफ आई विल बी सब्ट्रैक्टिंग 2u स्क्वायर तो कितना आ जाएगा? u स्क्वायर इज लेस देन 2rg। इसका मतलब क्या हो गया? u इज लेस देन अंडर रूट 2rg। इसका मतलब अगर तुम बॉटम पॉइंट पे वेलोसिटी 0 से √2rg तक दोगे तो ऑसिलेशन होगा। इसलिए जब भी आप पेंडुलम वगैरह पढ़ते हो एसएचएम में ना, उस कंडीशन में बॉटम पॉइंट पे वेलोसिटी √2rg से कम रहता है, फिर r इज द लेंथ ऑफ दिस। कभी भी बॉटम पॉइंट पे वेलोसिटी क्वेश्चन में √2rg से ज्यादा नहीं देगा वो। अगर ज्यादा देगा तो वो ऑसिलेशन नहीं करेगा, वो इधर आके प्रोजेक्टाइल में चला जाएगा। Am I clear? So अगर बॉटम पॉइंट पे वेलोसिटी √2rg से कम है तो पार्टिकल उस केस में ऑसिलेट करेगा। समझ में आ रहा है पॉइंट? Yes, sir. राइट? ओके, अब मान लो, इमेजिन करना, फॉर लिविंग द सर्कल, सर्कल को छोड़ रहा है, फॉर लिविंग सर्कल, अगर वो सर्कल को छोड़ दिया तो पहले क्या जीरो होना चाहिए? टेंशन जीरो होना चाहिए कि वेलोसिटी जीरो होना चाहिए? टेंशन। टेंशन। मतलब टेंशन को जीरो होने का जो हाइट होगा वो वेलोसिटी के जीरो होने के हाइट से कम होगा। सो दैट इंप्लाइज कि h1 शुड बी लेस देन h2। बराबर ना? अगर वो सर्कल छोड़ रहा है मतलब कि जो टेंशन को जीरो होने का हाइट है दैट शुड बी लेस देन दी वेलोसिटी जीरो होने का हाइट। सो h1 इज लेस देन h2 इंप्लाइज व्हाट? क्या मिल रहा है अपने को? rg प्लस u स्क्वायर बाई 3g शुड बी लेस देन u स्क्वायर बाई 2g। अगेन सेम वे, g से g एलिमिनेट कर दिया, सो कितना आ जाएगा ये? 2rg प्लस 2u स्क्वायर शुड बी लेस देन 3u स्क्वायर। इसका मतलब u स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन 2rg। इसका मतलब कि u शुड बी ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ 2rg। मतलब अगर उसको सर्कल को छोड़ना है तो उसके लिए मुझे बॉटम पॉइंट पे वेलोसिटी √2rg से ज्यादा देना पड़ेगा, है ना? अब देखो, तो मुझे यहाँ से अगर मैं एक ओवरऑल पिक्चर डिराइव कर लूं, तो अगर मेरा बॉटम पॉइंट पे वेलोसिटी 0 से लेकर √2rg तक है तो पार्टिकल क्या करेगा? ऑसिलेशन। अगर मेरा वेलोसिटी √2rg बॉटम से लेकर √5rg तक है, 5rg के बाद तो सर्कल में चला जाता है, तो इट विल लीव सर्कल। लीव सर्कल, वो सर्कल को छोड़ के प्रोजेक्टाइल में चला जाएगा। और अगर तुम्हारा वेलोसिटी √5rg से ज्यादा है टिल ब्रेकिंग पॉइंट ऑफ थ्रेड, टिल ब्रेकिंग ऑफ थ्रेड, इस केस में क्या होगा? विल कंप्लीट वर्टिकल सर्कल। विल कंप्लीट वर्टिकल सर्कल। ये पूरा का पूरा स्टोरी हो गया, वर्टिकल सर्कल अब जाके कंप्लीट हुआ। √3rg √5rg से वर्टिकल सर्कल कंप्लीट नहीं होता, वो छोटा सा सेक्शन है, इसमें पूरा कहानी हमको देखना पड़ेगा। अगर मेरा बॉटम पॉइंट का वेलोसिटी √2rg से कम है, 0 से ज्यादा और √2rg के बीच में, तब तो वो पार्टिकल ऑसिलेट करेगा। और अगर मेरा बॉटम पॉइंट का वेलोसिटी √2rg से ज्यादा है, √5rg तक है, उन दैट केस इट विल लीव द सर्कल, वो सर्कल को छोड़ के निकल जाएगा। और अगर बॉटम पॉइंट का वेलोसिटी √5rg से ज्यादा है टिल द ब्रेकिंग लिमिट, तो उस कंडीशन में इट विल कंप्लीट द वर्टिकल सर्कल। डू आई मेक सेंस टू एवरीवन? Yes, sir. अच्छे से स्टार मार्क देके पूरा पॉइंट नोट कर।
No, Steven, it's not required to remember derivation, but at least you should know the concept कि कभी कब से क्या कहानी हो रहा है, 0 to root 2 RG, root 2 RG से root 5 RG, वो पता होना चाहिए. डेरिवेशन नहीं भी रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. Sir, can you explain again how we determine H1 is less than H2 or vice versa? Okay, Piyush एक बार नोट कर लो बेटा, फिर एक्सप्लेन करता हूँ. फर्स्ट नोट डाउन, देन आई विल एक्सप्लेन दिस अगेन. नोट करने के बाद बोलो मुझे, फिर एक्सप्लेन करता हूँ. Okay. Okay. Now I'll explain this again. कॉन्सेप्ट क्या था वो समझिए. So यहाँ पे H1 was the height where my tension was becoming 0. H1 वो हाइट था जहाँ पे मेरा टेंशन 0 हो रहा था, और इसका रिजल्ट था Rg plus U square by 3G. This was my tension. Yes, yes, बिल्कुल सार्थक. देखो, अगर आपको बॉटम पॉइंट पे वेलोसिटी √5 Rg है तो वो वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करेगा, नो डाउट ऑन दैट. और अगर √5 Rg है तो एक बेनिफिट मुझे है कि टॉप पॉइंट पे टेंशन 0 होता है थ्रेड का. लेकिन अगर तुम्हारा वेलोसिटी बॉटम पॉइंट पे √5 Rg से ज्यादा भी है तो भी वो वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करेगा. लेकिन उस केस में टॉप पॉइंट पे जो टेंशन होगा वो नॉन जीरो होगा. बराबर. कब तक जाएंगे हम √5 Rg से ज्यादा? जब तक कि मेरा थ्रेड टूट ना जाए. तो अगर आपने वेलोसिटी √5 Rg से ज्यादा रखा है टिल द ब्रेकिंग लिमिट ऑफ थ्रेड, तब तक आप वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करोगे. राइट. कहानी पूरा है √5 Rg से कम में. अब √5 Rg से कम अगर रहेगा तो दो केस हो सकता है, या तो वो ऑसिलेट करेगा या तो वो सर्कल को छोड़ देगा. वो कंडीशन हम डिराइव कर रहे हैं. सार्थक समझ में आया ये पॉइंट? यस सर. एक बार दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, आप समझने का ट्राई करो. H1 जो मुझे मिला, H1 क्या था? Rg plus U square by 3G, and H1 was that height where my tension was 0. H1 वो हाइट था जहां पे जाने के बाद मेरा टेंशन 0 हो रहा था. So for tension is equal to 0, H1 वो कंडीशन था. हमने जो H2 निकाला था which was U square by 2G, ये वो हाइट था जहां पे मेरा वेलोसिटी 0 हो रहा था. So दो अलग अलग हाइट निकाला हमने वर्टिकल सर्कल में. एक जो हाइट निकाला H1 वो हाइट था जहां पे टेंशन 0 हो रहा था. H2 वो हाइट था जहां पे वेलोसिटी 0 हो रहा था. These two heights we have calculated. अब अगर मैं ऑसिलेशन के बारे में चर्चा करूंगा, इफ आई डिस्कस अबाउट ऑसिलेशन, तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है आप एनालाइज करके देखिए. पार्टिकल यहाँ कहीं आके रुक जाएगा. तो मुझे बताओ, जब पार्टिकल यहाँ पे आके रुक गया मतलब वेलोसिटी तो 0 हो गया, लेकिन क्या यहाँ पे रुकने के बाद टेंशन 0 हो रहा है क्या? तो आंसर इज नो. टेंशन इसलिए 0 नहीं हो रहा क्योंकि mg का एक कंपोनेंट तो इधर लग ही रहा ना थ्रेड के लॉन्ग, विच इज mg cos थीटा. बराबर. नो प्रांजल, ब्रेकिंग लिमिट डिपेंड्स ऑन द थ्रेड का नेचर. की थ्रेड कैसा है. मोटा थ्रेड है तो ब्रेकिंग लिमिट ज्यादा होगा, पतला थ्रेड है तो ब्रेकिंग लिमिट कम होगा. सो ब्रेकिंग लिमिट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ थ्रेड. किस चीज का थ्रेड बना हुआ है उस बात पे डिपेंड करेगा. राइट. अब देखो, जब पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, व्हेन दिस पार्टिकल इज ऑसिलेटिंग, तो मेरा फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो गया लेकिन टेंशन 0 नहीं है. तो मुझे एक बात समझ में आ गया कि ऑसिलेशन होने के लिए वेलोसिटी पहले 0 होना चाहिए और टेंशन बाद में जाके 0 होगा, तभी ऑसिलेट करेगा ना.
आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वेलोसिटी मेरा 0 हो जाना चाहिए पहले, और उसके बाद ये घूमना चालू करेगा, राइट? तो अगर मैं ऑसिलेशन के लिए डिस्कस करूंगा, सो फॉर ऑसिलेशन वेलोसिटी शुड बी 0 प्रीवियसली, और बाद में जाके मेरा टेंशन 0 होगा। हालांकि वो होगा ही नहीं इस केस में, वो तो अगर वो होगा तो सर्कल छोड़ देगा। तो मुझे पता है कि ऑसिलेशन करने के लिए कंडीशन क्या बना कि वेलोसिटी 0 होने का हाइट टेंशन 0 होने के हाइट से कम होना चाहिए, ताकि वो पहले ही 0 हो जाए और बाद में ऑसिलेट कर ले। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज द कंडीशन व्हेन द पार्टिकल विल ऑसिलेट। ये वो कंडीशन है जब पार्टिकल क्या करेगा? ऑसिलेट करेगा। सेकंड कंडीशन मैंने बताया था जब वो सर्कल छोड़ देगा। तो जब सर्कल छोड़ देगा तो ये स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगा, और स्लैक होने का मतलब क्या है कि स्ट्रिंग में टेंशन 0 हो जाएगा, बराबर। अब मुझे एक बात बताओ बेटा सोच के, जब ये सर्कल छोड़ रहा है तो उस मोमेंट पे टेंशन तो 0 है, लेकिन क्या उस मोमेंट पे वेलोसिटी 0 है क्या? इस मोमेंट पे जब ये सर्कल छोड़ रहा है तो वेलोसिटी 0 है क्या? बिल्कुल सही प्रांजल, नहीं 0 है। तो अगर वेलोसिटी 0 नहीं है तो मुझे एक बात बताइए, अगर उसको सर्कल को छोड़ना है तो टेंशन 0 होने वाला हाइट कम होना चाहिए कि वेलोसिटी 0 होने वाला हाइट कम होना चाहिए? टेंशन टेंशन 0, तो टेंशन पहले 0 होगा, वेलोसिटी अभी 0 नहीं हुआ है, वो बाद में जाके 0 होगा। तो वेलोसिटी 0 बाद में होगा, टेंशन 0 पहले हो रहा है, तो इंप्लाइज कि अगर उसको सर्कल को छोड़ देना है उस कंडीशन में व्हाट वी आर हैविंग, टी कम होने वाला। व्हाट यू आर सेइंग बेटा? आई कांट गेट यू। प्रांजल क्या बोल रहे हो? राइट, अभी देखो, सो फॉर लिविंग सर्कल अगर उसको सर्कल छोड़ना है, ओके ओके, सो फॉर लिविंग सर्कल व्हाट वी आर हैविंग इज कि अगर वो सर्कल छोड़ रहा है तो कौन सा हाइट कम होना चाहिए? विच हाइट शुड बी लेस? टेंशन 0 होने वाला हाइट, दैट इंप्लाइज h1 शुड बी लेस देन h2। ये टेंशन, ये लिविंग द सर्कल के लिए कंडीशन था, और ये कंडीशन था फॉर ऑसिलेशन। Am I clear? Yes. Okay. Is it fine with everyone? सबको क्लियर है? Yes, sir. ओके ग्रेट। अब ये चीज आज के बाद ध्यान में रहना चाहिए सबको। अगर वर्टिकल सर्कल में बॉटम पॉइंट का वेलोसिटी √2 rg से कम हो, 0 से ज्यादा √2 rg से कम, तो वो ऑसिलेट √2 rg से √5 rg तक, इट विल लीव द सर्कल एंड विल गो इनटू प्रोजेक्टाइल मोशन। ये प्रोजेक्टाइल मोशन में चला जाएगा। और अगर वेलोसिटी √5 rg है बॉटम पॉइंट पे, तभी वो वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करेगा। सो बॉटम पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी √5 rg चाहिए वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करने के लिए। अगर बॉटम पॉइंट पे वेलोसिटी √5 rg से ज्यादा है, then again it will complete the vertical circle, but in that case highest point पे tension will be non-zero. Agreed? Accept कर रहे हैं यहाँ तक पॉइंट सब लोग? Yes, sir. Okay. Yes, sir. This is very important point. सिंपल कंसेप्ट था, जेई के लिए प्रॉपर पॉइंट है। नीट के स्टूडेंट सिर्फ आप लोग डाटा याद रखोगे, सो फॉर यू डाटा इज इंपॉर्टेंट। ओके, I'll go with the question. मान लो कि ये थ्रेड का लेंथ थ्रेड का लेंथ 4 मीटर है, और बॉटम पॉइंट पे जो वेलोसिटी वो मैंने दे दिया √90 मीटर पर सेकेंड। बताइए क्या होगा पहले?
सर्कल छोड़ेगा कि वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करेगा या ऑसिलेट करेगा? What will happen in this case? Will it leave vertical circle, oscillate, या it will complete vertical circle? Leave the circle. Okay, very good. बाकी लोग भी आंसर करो. It will leave the circle. तो मुझे बताइए कितने एंगल पे जाके छोड़ेगा सर्कल को, या कितना हाइट ऊपर जाके सर्कल को छोड़ेगा? At what height it will leave the circle? Is the question. At what height it will leave the circle is the question. Okay, Piyush is getting 4.5 meter. देखते हैं, मैं भी करके देखता हूँ. बाकी लोग का आ रहा है? चलो देख, मैं करता हूँ इसको. मान लो इधर आके वर्टिकल सर्कल को छोड़ दिया, यहाँ पे आके इट इज लिविंग द वर्टिकल सर्कल हियर. सो अगर ये यहाँ पे आके सर्कल को छोड़ रहा है इस पॉइंट पे आके, तो मुझे ये हाइट बताना है. सो और एंगल बताना है, व्हाटएवर इसे ऐसे आके छोड़ दिए. तो कैसे बताओगे? ये हाइट, ये एंगल आप थीटा पकड़ लो. सो वंस वी आर हैविंग दिस एंगल एज थीटा, इधर mg लगेगा, तो सेंटर की तरफ क्या एक्ट हो गया? mg cos थीटा, राइट? वंस वी आर हैविंग दिस mg cos थीटा, सो टेंशन तो जीरो है, मतलब mg cos थीटा विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r. सो ये m से m कैंसिल हो गया, मतलब यहाँ से जो v स्क्वायर का वैल्यू आएगा, विल दैट बी इक्वल टू rg cos थीटा, Yes, sir. राइट? अब एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, क्योंकि और कुछ है नहीं. तो यहाँ का वेलोसिटी का, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी था हाफ mu स्क्वायर, and this kinetic energy over here will get converted into potential energy यहाँ पे, और प्लस यहाँ का kinetic energy कितना हो जाएगा? प्लस हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर प्लस mg इंटू r प्लस r. ये थीटा हो गया, दिस इज r टू अस, और ये थीटा मतलब ये हाइट हो जाएगा r साइन थीटा प्लस r साइन थीटा. क्या रिलेशन आएगा? यस या नो? बराबर है क्या पॉइंट यहाँ तक? Yes, sir. या फिर चाहिए तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो. यू कैन डायरेक्टली यूज दिस रिलेशन, rg प्लस यू स्क्वायर बाय 3g. ये भी रिलेशन आप निकाल सकते हो चाहिए तो डायरेक्टली. जब टेंशन जीरो होगा तभी तो होगा ना, कभी जीरो होगा. rg प्लस यू स्क्वायर बाय 3g. अब डायरेक्टली ये यूज कर लो. एच कितना हो जाएगा? r दिया मुझे 4 इंटू 10 प्लस 90 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10, कितना हो जाएगा? 90 प्लस 40 इज व्हाट? 130 बाय 3 इंटू 10, 13. So h will be equal to what? 13 by 3, 4.3 approximately.
हाइट विल बी इक्वल टू 4.3 मीटर। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं डायरेक्टली। बेटर वे कि आप ऐसे ना करके ऐसे ही निकाल दो, कि मुझे पता है कि वो सर्कल तभी छोड़ेगा जब आपका टेंशन जीरो होगा। टेंशन जीरो कभी होता है व्हेन h इज इक्वल टू rg प्लस u स्क्वायर बाय 3g। r तुम्हें दिया हुआ है 4 मीटर, g इज 10, u इज नोन टू मी √90 और 3 into 10 सॉल्व कर दिया, सो 4.3। मतलब यहाँ से थोड़ा ऊपर जाके इट विल लीव द सर्कल। इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ठीक, गुड क्वेश्चन। ये वही लड़का कर सकता है जिसको प्रॉपर कंसेप्ट पता हो। और कॉन्सेप्ट क्या है, अगेन आई विल रिपीट, कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर बॉटम पॉइंट का वेलोसिटी 0 से √2rg है तो ऑसिलेट करेगा। अगर √2rg से √5rg है देन इट विल लीव द सर्कल, एंड इफ इट इज मोर देन √5rg टिल द ब्रेकिंग लिमिट ऑफ थ्रेड, तब वो इट विल कंप्लीट द वर्टिकल सर्कल। एंड एट 5 √5rg टॉप पॉइंट पे टेंशन विल बी 0। बस इतना ध्यान रखना। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. एक मिनट, मुझे बताओ ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. दिस Yes, इज अ गुड, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। और पता नहीं कितनी बार ये जेई ने पूछ के रखा हुआ है, कितनी बार पूछा, आई डोंट नो। इस कॉन्सेप्ट पे नीट में भी सवाल 1-2 बार आया हुआ है, बट नीट में जो आएगा वो डायरेक्ट बेस पे आएगा, ऐसा नहीं आएगा, इतना डिटेल डिस्कशन नहीं आएगा, डायरेक्टली पूछेगा आपसे 0 to 2rg में होगा तो क्या होगा एंड ऑल दैट। ठीक, इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. ठीक, नेक्स्ट विल गो विथ मान लो, so there is a particle which is going in a circular motion, और बॉटम पॉइंट पे वेलोसिटी √5rg रखता हूं मैं। यहां से 37 डिग्री एंगल पे कितना वेलोसिटी होगा ये आपसे पूछा है। अगर 0 ही है बेटा तो बॉटम पॉइंट पे 0 पूछ रहे हो क्या पीयूष? 0 कहाँ पे, बॉटम पॉइंट पे कि कहाँ पे? हाँ, इफ इट इज 0 एट सर्टेन हाइट, लेकिन अगर वेलोसिटी 0, टेंशन 0 नहीं होना चाहिए। वेलोसिटी 0 है लेकिन टेंशन 0 नहीं है तो ऑसिलेट करेगा। टेंशन 0 है लेकिन वेलोसिटी 0 नहीं है, देन इट विल लीव द सर्कल। और अगर दोनों 0 है तो मोमेंटली वहां पे आकर रेस्ट में रह जाएगा। प्रांजल, द क्वेश्चन आई एम सेइंग इज कि एक पार्टिकल है, इसका बॉटम पॉइंट पे वेलोसिटी √5rg है, तो वर्टिकल से जब वो 37 डिग्री पे पहुंचेगा तो उसका वेलोसिटी क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। फाइंड वेलोसिटी एट 37 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल। करो सॉल्व।
ओके, आया आंसर इसका? ठीक। Am I audible to all? आवाज आ रहा है सभी को? Yes. Yes, sir. ठीक, सॉल्व करो सब लोग इसको।